हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीजेस व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर इंटर सीए। लो हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सी लीज का मतलब बेसिकली क्या होता है? लीज मतलब होता है रेंट पे एसेट देना। तो लीज में जनरली दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है, सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को असेट दिया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सपोज असेट दिया। तो ए कौन होता है? ए इज कॉल्ड लेसर, और बी जिसने एसेट लिया है रेंट पे वो होता है लेसी। तो हमें इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें मेन क्या सीखना है, क्या समझना है? वी हैव टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड लेसर। दोनों के बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगा हमें वो समझना है। अच्छा, लीज भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है फाइनेंस लीज, एक होता है ऑपरेटिंग लीज। ओके। अच्छा, तो लेसर के बुक्स में हमें अकाउंटिंग समझना है अगर फाइनेंस लीज है तो, और ऑपरेटिंग लीज है तो। सेम वे लेसी के बुक्स में भी हमें अकाउंटिंग समझना है कि अगर वो फाइनेंस लीज है तो क्या, और ऑपरेटिंग लीज है तो क्या। फाइन। तो इन शॉर्ट दो तरीके के लीज होते हैं, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। अब पहले उसका मतलब समझ लेते हैं, फिर हम अकाउंटिंग पे जाते हैं। तो फाइनेंस लीज का मतलब क्या होता है और ऑपरेटिंग लीज कब होगा ये हम देख लेते हैं एक बार, फिर अकाउंटिंग पे आएंगे। फाइन। देखो शॉर्ट में अगर मैं बोलूं, शॉर्ट में तो फाइनेंस लीज का मतलब होता है एज गुड एज सेल, और ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है प्योर रेंटल। अच्छा, टेक्निकली स्टैंडर्ड में क्या लिखा है? हम जब बोलते हैं फाइनेंस लीज, तो फाइनेंस लीज वो होता है जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड टू द लेसी। जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसर लेसी को ट्रांसफर कर देगा, असेट के जो रिस्क एंड रिवॉर्ड होते हैं। और अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो ऑपरेटिंग लीज। ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया। सिंपल अगर मैं बोलूं तो जैसे मैंने बताया कि फाइनेंस लीज इज एज गुड एज सेल, एज इफ लेसर ने लेसी को सेल कर दिया है। तो हम कैसे सोचेंगे, बस वो तरीके से सोचना है। और ऑपरेटिंग लीज में रेंट, प्योर रेंट पे दिया है तो क्या सोचना है, कैसे सोचना है वो देखेंगे। तो चलो पहले कुछ समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड ने क्या गाइडलाइंस दिया। स्टैंडर्ड क्या बताता है कि हमें लीज को कैसे क्लासिफाई करना है। तो देखो स्टैंडर्ड ने ये पांच कंडीशंस दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। स्टैंडर्ड ने ये पांच कंडीशंस दिए हैं। अगर ये पांच कंडीशन सेटिस्फाई हो जा, पांच में से कोई भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है तो हम उसे फाइनेंस लीज बोलते हैं। और अगर पांचों कंडीशंस, आई मीन कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो फाइनेंस लीज, और नहीं तो इट इज ऑपरेटिंग लीज। सपोज पांचों कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई हुए तो इट इज ऑपरेटिंग लीज। ओके, आई रिपीट, एक भी कंडीशन, एनी वन, एटलीस्ट वन कंडीशन, या मुझे यहां पे लिखना चाहिए एनी वन कंडीशन, एनी वन, कोई भी, वन या वन से ज्यादा भी चलेगा। एनी वन या एटलीस्ट वन भी फाइन है। कोई भी एक या एक से ज्यादा कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ तो हम उसे फाइनेंस लीज बोलते हैं। तो चलो अभी वो पांच कंडीशंस क्या, पांच पैरामीटर्स क्या है जो मेन प्राइमरी फैक्टर्स है जो हमें गाइड करेंगे कि फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। क्योंकि टाइप ऑफ लीज होगा, एक बार डिसाइड होता है कि फाइनेंस है कि ऑपरेटिंग, अकॉर्डिंगली उसका अकाउंटिंग होगा। तो चलो आते हैं। फर्स्ट कंडीशन, ओनरशिप ऑफ एसेट इज ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। मतलब सपोज अगर मैं लेसर हूं और मैंने किसी को मैंने किसी को असेट दिए दिया, मैं लेसर हूं और मैंने किसी को असेट दिया, रेंट पे दिया, ये बोल के कि रेंट बोल के दे रहा हूं। लेकिन उसे एट द सेम टाइम मैंने बोला भाई देख, लीज पीरियड खत्म हो जाएगा। सपोज मैंने उसे 5 इयर्स के लीज टर्म के लिए दिया है, तो 5 साल खत्म होने के बाद असेट तेरा, ओनरशिप तेरा, ये हमने लीज अग्रीमेंट में लिख दिया है। तो इट इज अ फाइनेंस लीज। क्योंकि देखो ना, 5 साल के बाद हमने अग्रीमेंट में लिखा ही है ना कि 5 साल के बाद जो लेसी है वो ओनर बनेगा। तो सेल हो ही गया, इट इज एज गुड एज सेल। तो इफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, तो हम उसे फाइनेंस लीज मानेंगे। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, पांचों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करना है। एक भी सेटिस्फाई हो गया, एक या उससे ज्यादा, एक भी हो गया तो फाइनेंस लीज। पांचों नहीं हुआ, ऑपरेटिंग लीज। सेकेंड, लेसी हैज एन ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट अ प्राइस विच इज सफिशिएंटली लोअर देन द फेयर वैल्यू। मतलब समझो मेरा लीज, मैंने लेसी को एसेट लीज पे दिया है, से 5 साल के लिए लीज पे दिया है। और 5 साल के बाद एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, सपोज मैंने लेसी को बोला देख भाई, मैं तुझे 5 साल के बाद ये एसेट परचेज करने का ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन, ऑप्शन हमें पता है क्या होता है। ऑप्शन मतलब वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, पर मैंने उसे ऑप्शन दे दिया। क्या ऑप्शन दिया? कि भाई मैं तुझे 1 लाख में बेचूंगा ये एसेट, ऐसा एक ऑप्शन दे दिया। अमाउंट भी फिक्स कर दिया कि मैं 1 लाख में तुझे बेचूंगा। और उसका एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस सपोज 3 लाख है, 4 लाख है, ज्यादा है, 1 लाख से काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इट इज प्रिटी श्योर कि लेसी जो एसेट 3 लाख 4 लाख में जिसका मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट में 3-4 लाख में मिल रहा है, मैं उसे 1 लाख में दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली वो खरीदेगा, डेफिनेटली वो खरीदेगा।
तो अगर मैंने लेसी को ऑप्शन दिया है कि भाई तू परचेज कर सकता है एट द एंड ऑफ लीज टर्म एट अ प्राइस विच इज सफिशिएंटली लोअर देन द मार्केट प्राइस समझो 3-4 लाख होगा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आज के तारीख में, और मैं उसे 1 लाख का ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 लाख पे तू खरीद सकता है, तो कोई भी खरीदेगा, ऑब्वियस है। तो इसे भी फाइनेंस लीज बोला जाता है। थर्ड, इफ लीज कवर्स द मेजर इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है? इकोनॉमिक लाइफ वो होता है जहां पे एसेट हमें कमा के देता है। इकोनॉमिक मतलब पैसा, तो जहां पे हमें एसेट कमा के देता है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक लाइफ। सपोज मेरा एसेट का इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है और वो मेजर लाइफ कवर करता है। मेजर सपोज 10 में से 6 साल के लिए मैंने लीज पे दे दिया, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, मोर देन 50%, ज्यादा पीरियड के लिए दे दिया, मोर देन 50% मतलब मेजर लाइफ, तो उसे हम फाइनेंस लीज मानेंगे। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। एमएलपी मतलब मिनिमम लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी substantially covers the fair value. Present value of MLP substantially covers the fair value. Substantially का मतलब, substantially मतलब 90% या उससे ज्यादा, उसको हम substantially बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल मेरा एसेट का सपोज फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस आज के दिन डे वन पे सपोज वो है 10 लाख रुपीज। ओके, सपोज मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू 10 लाख है, और मैंने एसेट लेसी को दिया है, मैंने एसेट लेसी को दिया है, और लेसी मुझे 2 लैक्स 2 लैक्स 2 लैक्स करके से 7 साल तक पे करेगा, 7 ईयर्स तक पे करेगा। ओके, तो टोटल 14 लैक्स पे करेगा। और उसको अगर मैं प्रेजेंट में लेके आऊं, उस अमाउंट को मैं प्रेजेंट में लेके आऊं, प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये 2 लाख का पे होगा फर्स्ट ईयर में, तो उसको मैं प्रेजेंट में लेके आता हूं। ये 2 लाख का पे करूंगा, पे मुझे मिलेगा सेकंड ईयर में, तो उसको प्रेजेंट में लेके आते हैं। इस तरीके से सब ऑल 7 ईयर्स को अगर मैं प्रेजेंट में लेके आता हूं, और सपोज उसका ये जो वैल्यू आया, से सपोज मैं बोलता हूँ ये आया 9,20,000, सपोज 9,20,000 आया। ओके, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू में कैसे लाना है वो हम सब में देखेंगे, तो अभी मैं थियोरेटिकल डिस्कस कर लेता हूं। तो 9,20,000 है उसका प्रेजेंट वैल्यू, तो ये 9,20,000 इस 10 लैक्स का उसके फेयर वैल्यू का कितना परसेंटेज है? तो ऑब्वियसली 92%। 9,20,000 डिवाइड बाई 10 लैक्स इंटू 100, 9,20,000 डिवाइड बाई 10 लैक्स इंटू 100, तो वो 92% हुआ। तो इसका मतलब मैं जो लेसी को चार्ज कर रहा हूं वो मेरे एसेट के मार्केट प्राइस को 92% कवर कर रहा है, तो ये फाइनेंस लीज है। लेकिन सपोज अगर ये 8,50,000 होता है फेयर वैल्यू, तो इसका परसेंटेज कितना होगा? तो इन दैट केस वो 85% होगा, तो ये सब्सटैंशियली कवर नहीं कर रहा है। आई होप ये मीनिंग समझ गया सबको, कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी मतलब मिनिमम लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी मतलब मुझे जो लीज रेंट मिल रहा है, मिनिमम लीज पेमेंट, मुझे लेसर लेसर को जो लीज रेंट मिल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर फेयर वैल्यू के 90% को कवर करता है या उससे ज्यादा, तो उसको फाइनेंस लीज बोला जाएगा। आई होप दिस इज ओके। नेक्स्ट वन, स्पेशलाइज्ड नेचर। इसका मतलब क्या होता है? स्पेशलाइज्ड नेचर मतलब वो जो एसेट है, मैंने जो लेसर ने लेसी को जो एसेट दिया है वो कोई स्पेशलाइज्ड नेचर है। स्पेशलाइज्ड नेचर मतलब वो ऐसा एसेट है जो उसी को ज्यादा यूज होगा, तो उसे हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड एसेट। वो इस तरीके से मॉडिफाइड एसेट है। मॉडिफाइड एसेट, सी मतलब सपोज सपोज किसी किसी पर्सन का एक फैक्ट्री है, किसी पर्सन का फैक्ट्री है, समझो इस तरीके का कुछ फैक्ट्री है और इस तरीके का फैक्ट्री है, और उस बंदे को एक मशीन ऐसा चाहिए जो जो इस स्पेस में फिट हो सके, इस स्पेस में फिट हो सके, तो मैंने लेसर ने वो एसेट बना के उसे दे दिया, तो ये स्पेशलाइज नेचर हो गया एक टाइप का, जो उसी के लिए यूज हो रहा है। या मैंने उसको कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया जो उसके फैक्ट्री में कंफर्टेबल होगा, वो दूसरे मशीन से सेट होके काम होगा। इन शॉर्ट जो भी है मेड टू ऑर्डर, इन शॉर्ट मेड टू ऑर्डर हम बोल सकते हैं ना, वो कि उसके हिसाब से बनाया गया है एसेट। तो स्पेशलाइज नेचर वो होता है जो स्पेशली एक पर्सन को ध्यान रख के एसेट बनाया गया है, और वो ही बंदा कंफर्टेबली यूज कर सकता है। अगर मैं इसको वो एसेट किसी और को देने जाऊं रेंट पे, तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड लेसी। ऐसे केसेस को बोलते हैं स्पेशलाइज नेचर। तो अगर कोई एसेट स्पेशलाइज नेचर का है तो उसे भी फाइनेंस लीजी माना जाएगा। ओके, सी सिंपल लॉजिक है। समझो अगर मेरे पास एक एसेट है जिसका लाइफ 15 ईयर्स है, पर वो स्पेशलाइज्ड एसेट है, वो एसेट को मैंने इस तरीके से बनाया है कि वो पर्टिकुलर लेसी के फैक्ट्री में यूज होगा प्रॉपरली, और कोई बायर मुझे या और कोई लेसी मुझे कंफर्टेबली नहीं मिलेगा,
तो मतलब ऑब्वियस है ना, समझो अगर वो मुझसे मेरे से 5 इयर्स के लिए भी ले रहा है, उसका लाइफ भले 15 इयर्स है, बट देन वो लेसी मुझसे 5 इयर्स के लिए ले रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल इंश्योर कि असेट का पूरा वैल्यू मैं 5 इयर्स में रिकवर करूंगा रेंट के फॉर्म में। तो इसीलिए वो फाइनेंस लीज माना जाता है, राइट है? हम ऐसा वेट नहीं करेंगे कि भाई इस बंदे से 1/3 चार्ज करो क्योंकि 1/3 ही लाइफ है, और फिर किसी और लेसी से रिकवर करेंगे, नहीं। क्योंकि मुझे पता है ये स्पेशलाइज नेचर का एसेट है, मुझे कोई दूसरा बंदा, दूसरा लेसी इजीली नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भी रेंट है वो इसी से ही रिकवर करना है, जो भी उसका वैल्यू है, जो भी प्रॉफिट है, इसी से रिकवर करना है। तो हम पूरा पूरा पैसा उससे रिकवर करेंगे। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। आई होप ये भी समझ गया। तो ये 5 कंडीशन है, मैं फटाफट रिपीट करता हूँ। 5 कंडीशन क्या था? अगर लेसर ने लेसी को एसेट, उसका ओनरशिप वो उसे ट्रांसफर करने वाला है एट द एंड ऑफ लीज टर्म, मतलब सपोज अगर लीज 5 इयर्स का है और 5 इयर्स के एंड में उसका ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर होगा, तो हम बोलते हैं इट इज अ फाइनेंस लीज। दूसरा, अगर मैंने उसे ऑप्शन दिया है कि देख भाई 5 साल के बाद एसेट मैं तुझे 1 लाख में दे रहा हूं, जबकि उसका मार्केट प्राइस है 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, वे हाई, तो उस केस में भी उसके उसे फाइनेंस लीज बोला जाएगा। थर्ड, अगर मेजर लाइफ मतलब सपोज एसेट 5 साल का है लाइफ, और मैंने उसे 3 साल के लिए दिया, 3 साल, 4 साल, या लाइफ 8 साल का है और मैं उसे मोर देन 50%, 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स के लिए देता हूं, तो उसे भी फाइनेंस लीज बोला जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी सब्सटैंशियली कवर्स द फेयर वैल्यू, तो भी हम उसे फाइनेंस लीज मानेंगे। वो मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया। और स्पेशलाइज नेचर है, अगर वो मेड टू ऑर्डर उसी लेसी के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, तो भी हम उसे फाइनेंस लीज कहेंगे। दैट्स इट। तो दिस इज द थिंग। अब हम आगे आते हैं, अकाउंटिंग पे आते हैं। अभी हम अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी, लेसी के बुक्स में हम अकाउंटिंग समझ लेते हैं। तो लेसी के बुक्स में जैसे हमारा बात हुआ कि दो टाइप का लीज होता है, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। तो समझो, सपोज अगर फाइनेंस लीज है तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, पहले वो समझ लेते हैं लेसी के बुक्स में। तो देखो, फाइनेंस लीज में इनिशियल रिकग्निशन किस पे होता है? फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, विच एवर इज लोअर। तो ये चीज होती है। ओके, तो पहले एक काम करते हैं, सम के थ्रू समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट में। सम के थ्रू हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 1। हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन मशीनरी ऑन फाइनेंस लीज फ्रॉम एसके लिमिटेड। तो एस स्क्वायर पार्टी जो है, ये हो गया लेसी, ये हो गया लेसी, और एसके लिमिटेड हो गया लेसर। द इंफॉर्मेशन इज एज अंडर, लीज टर्म 4 इयर्स, लीज 4 साल के लिए है। फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन, डे वन पे उस एसेट का फेयर वैल्यू 20 लाख है। लीज रेंट 6,25,000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब हर साल उस बंदे को 6,25,000 पे करना है, लेसी को पे करना है। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ये एक्सप्लेन करता हूं एक बार, ये क्या होता है। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 1,25,000 और एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू, मुझे ये दो टर्म समझाना है। एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू और इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट होता है 15% और उसका डिस्काउंटिंग रेट देके रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एंड डिस्क्लोज इम्पैक्ट ऑन दिस ऑन द बैलेंस शीट पीएल। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम पहले। देखो, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है वो एक बार टर्म समझ लेते हैं, फिर मैं सम पे आता हूं। अब देखो, अगर मैं कोई एसेट, मैं लेसर हूं, मैं कोई एसेट लेसी को देता हूं, तो लेसी क्या करेगा, उस एसेट को यूज करेगा। मुझे बताओ लॉजिकली, क्या वो बंदा उसे अच्छे तरीके से यूज करेगा? क्या वो उसे अपना समझ के यूज करेगा? बिल्कुल नहीं। हमें पता है, अगर मैं लेसी हूं फॉर दैट मैटर, तो मैं भी सोचूंगा ना, अरे यार मेरा थोड़ी एसेट है, मैंने एसेट लिया है, अब मुझे वो एसेट 5 साल के बाद रिटर्न करना है, मुझे तो रेंट देना है, तो मैं तो उसे खराब तरीके से यूज करूंगा। करेक्ट, हम ऐसे ही करते हैं, ह्यूमन नेचर, कि अगर हमारा नहीं है तो हम उसे खराब तरीके से, या उतना उतना वी डोंट टेक केयर ऑफ द मशीन, कि भाई मेरा थोड़ी, मुझे तो देना है। तो उस तरीके से ये लेसी भी ऐसे ही यूज करेगा। इसीलिए इसीलिए लेसर क्या करता है इन दिस सिनेरियो, लेसर सपोज अगर एक्सपेक्ट कर रहा है लेसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई 4 साल के बाद मुझे 3,75,000 रुपीज मिलेगा। यह है एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू। लेसर अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे 4 साल बाद 3,75,000 रुपीज मिलेगा एसेट बेच के,
अगर अगर लेसी ने उस एसेट को एक नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन के हिसाब से यूज किया तो। लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि काफी बार एम्प्लॉइज काम करते तो माइट भी एम्प्लॉइज भी उसे उतने अच्छे तरीके से यूज नहीं करते। तो इन दिस सिनेरियो क्या होता है, इन दिस सिनेरियो क्या है कि लेसर लेसी से एक गारंटी लेता है कि देख भाई, अगर ये वैल्यू गिरा, अगर ये वैल्यू गिरा तो तू मुझे 1,25,000 तक के फॉल का गारंटी देगा, गारंटी देगा। मतलब क्या हुआ, मतलब समझो अगर आगे जाके इसका जो रेसिडुअल वैल्यू है वो 3 लाख हो गया, क्योंकि लेसी ने उसे प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, तो लेसी कितना देगा, 75,000 गिरा तो लेसी 75,000 देगा। समझा बात? मतलब अगर वैल्यू 3 लाख हो गया तो कितने से गिरा, 75,000 से, तो लेसी कितना देगा, 75। पर समझो अगर इसका वैल्यू 2 लाख हो गया और गिर गया, तो कितना गिरा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डे वन में 3,75,000 मिलेगा, पर मिला कितना, मिला 2 लाख। तो कितने से गिरा, 1,75,000 से गिरा। तो क्या लेसी 1,75,000 देगा, नहीं, लेसी देगा 1,25,000। तो ये उसका मतलब होता है, जहां पे लेसी एक गारंटी देता है कि भाई जो फॉल होगा, तो 1,25,000 तक का जो फॉल है वो मैं गारंटी देता हूं, और उसके ऊपर अगर फॉल हुआ तो मैं नहीं दूंगा, मैं मैक्सिमम मेरा कैप है 1,25,000। आई होप ये टर्म समझा। फाइन। तो ये हो गया गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट आई होप सबको समझ गया होगा। आगे आता हूं। हाँ, तो अभी हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम लेसी के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं कि लेसी के बुक्स में कैसे होगा। अच्छा, और क्या दिया है इसमें डेटा, दैट्स इट। फाइन, ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, ईयर, रेंट, लीज रेंट, पीवी फैक्टर, पीवी। हम लेसी के बुक्स में कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये इन द बुक्स ऑफ लेसी है। हम जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो लेसी के बुक्स में। 1 2 3 4, 4 साल तक पे करना है। कितना पे करना है, एवरी ईयर 6,25,000 पे करना है, एवरी ईयर 6,25,000 पे करना है। और फिर फोर्थ ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में अगर वो वैल्यू गिरा, तो एज एल एसी मैं तो सोचूंगा ना, मुझे 1,25,000 तक भी देना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। अब हमें लेसी के पॉइंट से सोचना है, हमें सोचना है कि हम लेसी है, क्योंकि हम उसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो एज अ लेसी मुझे 6,25,000 तो कंफर्म देना है 4 ईयर्स तक, और अगर उसका वैल्यू गिरा तो मुझे 1,25,000 तक भी देना पड़ेगा। ये मेरा ऑब्लिगेशन है, बेसिकली मैंने गारंटी देके रखा है। तो कंजर्वेटिज्म, वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो, अब मुझे कितना देना पड़ेगा, 1,25,000, तो हम वो लेके अकाउंटिंग करेंगे। पीवी फैक्टर यहाँ पे देके रखा है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, हम उससे डिस्काउंटिंग करेंगे। और फैक्टर्स भी दे दिया है, 0.8696, 0.7561, 0.6575 और 0.5718, ये भी सेम ईयर है। तुम्हें चाहिए तो हम ये दोनों फिगर को ऐड भी कर सकते हैं, 6,25,000 प्लस 125 करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलो, इसका प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं, ये तो फ्यूचर में पेएबल है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 6,25,000 इंटू 0.8696, 5,43,500, ये मेरा फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड, 6,25,000 इंटू 0.7561, 4,72,563। फिर नेक्स्ट वन, 6,25,000 इंटू 0.6575, 410,938। 6,25,000 into 0.5718, 3,57,375, and finally 1,25,000 into 0.5718, 71,475। ये टोटल वैल्यूज हो गया, इसे हम ऐड करेंगे अभी। 5,43,500 प्लस 472,563 प्लस 410,938, 3,7,375, 71,475, टोटल वैल्यू आ गया 18,55,850 ले लेते हैं। 851 आ रहा है, पर 850 ले रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 बार राउंड ऑफ किया, तो मैं इसे एक कम कर देता हूँ। 6,25,000 इंटू 0.6575, इसे मैं 7 कर देता हूँ, 7, क्योंकि मैंने दूसरे नंबर को 0.5 को आगे लिया था, तो एक बार 0.5 पीछे ले लेता, तो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा पीवी ऑफ एमएलपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ओके है।
ये है हमारा पीवी ऑफ एमएलपी, परसेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। और मेरा असेट का फेयर वैल्यू क्या है एट इंसेप्शन, देखो फेयर वैल्यू है 20 लाख, फेयर वैल्यू 20 लाख है। तो चेक करें कितना कवर कर रहा है। तो परसेंटेज ऑफ फेयर वैल्यू इज इक्वल टू 18,55,850। इसे अगर हम 20 लाख से कंपेयर करेंगे तो ये कितना परसेंटेज हुआ, 18,55,850 डिवाइड बाई 20 lakhs, 92.79। Since PV of MLP substantially covers the substantially covers the fair value, therefore it is a finance lease, therefore it is a finance lease। I hope ये समझा पहले। अभी तक मैंने क्या प्रूफ किया, अभी तक तो मैंने यही प्रूफ किया कि भाई ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। तो हमें पता चला कि ये फाइनेंस लीज है। तो चलो एक पार्ट तो क्लियर हो गया। फाइन, अब हम आगे जाते हैं। अब हम अकाउंटिंग देखते हैं। अकाउंटिंग इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल अकाउंटिंग है। सबसे पहले इनिशियल रिकग्निशन क्या होता है, स्टैंडर्ड में क्या लिखा गया है इनिशियल रिकग्निशन के बारे में इन द बुक्स ऑफ लेसी। इनिशियल रिकग्निशन होगा एट फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एमएलपी विच एवर इज लोअर, पीवी ऑफ एमएलपी विच एवर इज लोअर। फेयर वैल्यू क्या है 20 lakhs, पीवी ऑफ एमएलपी क्या है 18,55,850। इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो दैट इज 18,55,850। ये वैल्यू पे हमारा इनिशियल रिकग्निशन होगा। व्हाट इज दिस, दिस इज इनिशियल रिकग्निशन। इनिशियल रिकग्निशन तो थोड़ा हाई फाई वर्ड दे दिया उन्होंने। सिंपल अगर बोलो तो व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल रिकग्निशन, इट मींस डे वन पे कितने पे रिकॉर्ड होगा, डे वन पे कितने पे रिकॉर्ड होगा असेट हमारे बुक्स में, दैट इज कॉल्ड इनिशियल रिकग्निशन। आई होप दिस इज ओके। तो असेट इनिशियली 18,55,850 पे रिकॉर्ड होगा। चलो फाइन, ये एक चीज हमें समझ गया कि डे वन पे एसेट कितने पे रिकॉर्ड होगा। फाइन, अब हम आगे जाते हैं। अब हमें ये जो वैल्यू रिकॉर्ड हुआ 18 लाख, मैं इसका एक यहाँ पे एंट्री कर देता हूं। सपोज ये यहाँ पे जर्नल एंट्रीज लेते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा, ईयर वन में फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट डे पे हमने एसेट लिया है तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा ऑब्वियसली टू लेसर, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर, या लेसर को लीज लाइबिलिटी भी बोलते हैं। एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर लीज लाइबिलिटी। वैल्यू कितना था हमारा 18,55,850। ओके दिस पार्ट 18,55,850, इस वैल्यू पे ये रिकॉर्ड होगा डे वन पे, डे वन पे। अब इसका हम अकाउंटिंग करेंगे। उसके लिए मुझे एक पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट चाहिए, वो है इंटरेस्ट रिकग्निशन का। तो वो मुझे देखना पड़ेगा वो कैसे रिकॉर्ड होगा। चलो पहले वो देख लेते हैं। इन शॉर्ट देखो, मैं एक और चीज बताता हूँ। अगर मैं बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन बताऊं तो ये बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, ये बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से दिखेगा। राइट, ऑन डे वन असेट दिखेगा 18,55,850 और सामने लीज लाइबिलिटी या लेसर वो दिखेगा 18,55,850। डे वन पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब हमें इसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, हमें देखना है इसका इंटरेस्ट क्या है। चलो देखते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का दो तरीका है, या तो तुम बैलेंस शीट अप्रोच समझ लो या तो तुम एक टेबल बना समझ लो। दोनों सेम ही चीज है। मैं बैलेंस शीट अप्रोच से बता देता हूँ, ज्यादा इजी होगा। देखो, अभी हमें इस अमाउंट पे सबसे पहले ईयर एंड में इंटरेस्ट ड्यू करना है, जो कि हमारा था आई थिंक 15% था। यस, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट दिया है 15%। तो हम, ये हमारे लाइबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, देखो फाइनेंस लीज का मतलब क्या होता है कि हमने किसी बंदे से लोन लिया और फिर उससे एसेट खरीदा। अब तुमने लोन लिया, फाइनेंसिंग मतलब ही लोन लेना होता है, फाइनेंसिंग का मतलब लोन लेना। तो फाइनेंस लीज मतलब एज इफ हमने उससे लोन पे हमने उससे एसेट खरीदा है। ओके, तो अब हमें उससे पेमेंट भी तो करना है। कितना पेमेंट करना है, पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा कितना, 15%, 18,55,850, इसका 15%, दैट इज 2,78,378। इसे ऐड करते हैं, 18,55,850 प्लस
2,78,378। तो अब मुझे पार्टी को कितना पैसा पे करना है? 21,34,228। मुझे इतना अमाउंट पे करना है। इन शॉर्ट मैंने क्या किया, पहले मैंने इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री किया, तो चलो वो कर लेते हैं। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लेसी, अमाउंट 278,378 ये हो जाएगा। फिर हमें पेमेंट करना है, अब हम लेसी को पे करेंगे, तो एंट्री क्या होगा? सॉरी लेसर, यहाँ पे लेसी लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, लेसर। अब हमें लेसर को पे करना है, तो लेसर टू बैंक, पेमेंट का नॉर्मल एंट्री, तो यहां से कम हो जाएगा पेमेंट, पेमेंट। पर पेमेंट कितना था हमारा एवरी ईयर का? 6,25,000 पेमेंट है, 6,25,000। तो ये हो जाएगा दिस माइनस 6,25,000, दैट इज 15,09,228। एंट्री भी कर देते हैं, लेसर टू बैंक, लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 6,25,000, दैट्स इट। ये हमारा ईयर वन का एंट्री हो गया। ज्यादा से ज्यादा एक और एंट्री हो सकता है, पीएनएल टू इंटरेस्ट हमें वो करना है तो वो भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट को जस्ट ट्रांसफर करना है, मैं अलग एंट्री नहीं करता हूँ, मैं यहीं पे बता देता हूँ, पीएनएल टू इंटरेस्ट, पीएनएल ब्रैकेट मतलब एक एंट्री पास होता है पीएनएल टू इंटरेस्ट, या कर ही देता हूँ, पीएनएल टू इंटरेस्ट, उसे ट्रांसफर एंट्री हम बोलते हैं। 2,78,378, फाइन। फिर नेक्स्ट वन, अब लाइबिलिटी साइड का हमने पैकअप कर दिया ईयर वन में, तो ये हम ईयर वन में पहुंच गए। दो ही एंट्री होता है एवरी ईयर, मेन दो एंट्री होता है, क्या? एक होता है इंटरेस्ट ड्यू करो लाइबिलिटी में और फिर उसका पेमेंट कर दो, ये तो लाइबिलिटी साइड पैकअप हो गया। अब हम आते हैं असेट में। असेट में क्या करना है? डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन, एसेट है तो डेप्रिसिएशन भी होगा। लाइफ 4 ईयर्स है, 18,55,850 डिवाइड बाई 4, दैट इज 4,63,963 कर देता हूँ, 2.5 है। तो ये डेप्रिसिएशन होके एसेट का वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें एसेट का वैल्यू मिलेगा। तो चलो उसका एंट्री भी कर देते हैं। एंट्री होगा, हाँ, एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट 4,63,963, और फिर ट्रांसफर एंट्री पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है, नॉमिनल हेड है, ओके, इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप दिस इज ओके, फाइन। तो दिस वे हमारा फर्स्ट ईयर का एंट्रीज हो चुका है। अब सेकंड थर्ड फोर्थ में तुम्हें खाली रिपीटेटिव एंट्रीज होगा, रिपीटेटिव एंट्रीज होगा। इन शॉर्ट अब हमें क्या करना है? सेकंड ईयर पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, कितना? 15,09,228 पे 15%, दैट इज 2,26,384। फिर हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट अमाउंट तो फिक्स है 6,25,000। तो इसका एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लेसी के बुक्स में हो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लेसर, सेम एंट्री जो हमने किया था। और जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसका एंट्री क्या होगा? लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई होप दोनों एंट्री समझ गया है। 15,09,228 प्लस 226,384 माइनस 6,25,000, तो ये हो गया 11,10,612। इस तरीके से ये चलता रहेगा और एंड में जीरो हो जाएगा। अगर वैसे कंटिन्यू करूँ ना, देखो ये एंड में जीरो हो जाएगा। दिस इज फॉर ईयर टू, ओके, ये हमारा ईयर टू का एंट्री है। ईयर थ्री में फिर हम 15% ऐड करेंगे, फिर हम 6,25,000 माइनस करेंगे, और सेम वे ईयर फोर में भी हम करेंगे। देखो फटाफट कर लेता हूँ, प्लस इंटरेस्ट करेंगे और माइनस पेमेंट, पेमेंट तो वही हमारा 6,25,000 है, और तो ये कितना हो गया? 11,10,612 पे 15%, तो वो आता है 16,65,000, सॉरी 1,66,592। तो 11,10,612 प्लस 166,592 माइनस 6,25,000, तो ये आ गया 6,52,204। ये ईयर थ्री के एंड में ऐसा होगा, और ईयर फोर के एंड में फिर से हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, फिर से हम पेमेंट करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं, हमें पता नहीं कि क्या है, हम मान के चल रहे हैं कि हम पूरा पेमेंट करेंगे, इन द सेंस 6,25,000, और जो हमने गारंटी दिया था 1,25,000 वो भी पे करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि पूरा पेमेंट करने आया है, तो 7,50,000। और इंटरेस्ट कितना होगा?
अभी एंड में ना ये नील हो जाना चाहिए, तो प्रेफरेबली हमें क्या करना है, लास्ट इंटरेस्ट हमेशा बैलेंसिंग फाइंड आउट करो। तो 7,50,000 माइनस 652,204, तो ये हो गया 97,796। देखो हम कैलकुलेट अगर करते हैं 652,204, तो उस पर 15% आता है 97,831। तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, 40-50 रुपए का वो आता है। ओके, पर एंड में नील होना चाहिए, इसलिए वो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस की वजह से। और हम अगर एसेट का देखेंगे तो एवरी ईयर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, एसएलएम सेम होगा, और एंड में ये एसेट जीरो हो जाएगा। तो दिस वे द अकाउंटिंग इज डन। आई होप ये पॉइंट समझा है। एग्जाम में हमें इतना डिटेल चारों साल का नॉर्मली नहीं पूछते हैं। नॉर्मली वो पूछते हैं फाइंड द इनिशियल रिकग्निशन, तो ये एंट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनिशियल रिकग्निशन। और वो ज्यादा से ज्यादा पूछते हैं ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी रिकग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट फाइंड करना है, मतलब ये जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, ये 1, ये 2, 3 और ये 4, ये पूछते हैं। अब इंटरेस्ट फाइंड करने का तरीका, या तो ये मैंने बैलेंस शीट अप्रोच बताया, अब इसी चीज को मैं हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ, ये मैंने वर्टिकल किया ना, इसी चीज को मैं अभी हॉरिजॉन्टली करके बता देता हूँ। देखो हम एक, ये लीज लाइबिलिटी को हम बता रहे हैं, यहाँ पे लीज लाइबिलिटी, ईयर ओपनिंग, जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर हम लीज पेमेंट करेंगे, और क्लोजिंग, ये 5 चीज है। ईयर 1, 2, 3, 4, ओपनिंग वैल्यू था हमारा 18,55,850। सबसे पहले हम इस पे 15% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, 278,378। फिर पेमेंट करेंगे। देखो पेमेंट तो फिक्स है, एवरी ईयर मुझे 6,25,000 पे करना है, और लास्ट ईयर में 6,25,000 प्लस 125 जो हमारा गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जीआरवी है, वो दैट इज 7,50,000। अब ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट करेंगे, तो हमें क्लोजिंग वैल्यू मिलेगा, जो मैं यहां से ले लेता हूँ, सेम ही आने वाला है। ये फिगर 1,50,000, सॉरी 15,09,228, 15,09,228, ये ईयर वन का क्लोजिंग होगा। यहाँ पे 15,09,228, अब इस पे 15% चार्ज करना है, जो कि यहाँ पे मेरे पास है 2 लाख। सेकेंड ईयर का देखो, 2,26,384, 226,384। अब ये 15,09,228 प्लस 2,26,384 माइनस 6,25,000 करेंगे, तो ईयर टू का एंड का वैल्यू मिलेगा विच इज 11,10,612, 11,10,612। फिर से हम उस पर इंटरेस्ट ऐड करेंगे थर्ड ईयर का, जो आ रहा है 166,592, और 625 हम माइनस करेंगे, तो वैल्यू मिलेगा 6,52,204। फोर्थ ईयर के लिए 652,204। फिर से दो ऑप्शन, या तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 15%, पर मैंने बताया अगर वैसे करोगे तो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस टैली नहीं होगा। तो उल्टा करना, ये नील करो, ये नील करो, और इसे बैलेंसिंग फिगर फाइंड करो, तो वो आता है 97796। ये बैलेंसिंग फिगर ऑलवेज फाइंड करो। फाइन। तो मैं रिपीट करता हूँ, एग्जाम में ऑफन क्या पूछते हैं ये लोग, कि शो द इनिशियल रिकग्निशन, मतलब ये वाला एंट्री, एंड ऑल्सो शो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी रिकग्नाइज्ड ईच ईयर। तो ये टेबल बनता है, और ऑब्वियसली हमें ये तो वर्किंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो ही हमें पता चलेगा कि कितना परसेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी है। और रिकॉर्डिंग का रूल जो मैंने बताया था, इनिशियल रिकग्निशन एज पर स्टैंडर्ड क्या होता है, फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एमएलपी विच एवर इज लोअर, उस पे एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा। आई होप ये पार्ट समझ गया है सबको। लेसी के बुक्स में, लेसर के बुक्स में भी सिमिलर एंट्रीज होते हैं, पर वो उल्टा होता है, ऑब्वियसली उसके लिए इनकम होगा, इंटरेस्ट उसके लिए, ओके, बेसिकली उल्टा होगा, उसे पैसे मिलेंगे तो उल्टे एंट्रीज पास होंगे, रिवर्स एंट्रीज। फाइन। तो आई होप ये क्लियर हो गया है। एक बार फटाफट समअप करता हूँ। हमने पहले जो पेमेंट्स थे लेसी के एंगल से, जो जो पेमेंट्स है उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाया। फिर मैंने बताया कि भाई सिंस इट इज मोर देन 92% ऑफ फेयर वैल्यू, तो वो हमारा 90% से ज्यादा है, तो वो फाइनेंस लीज हो गया। और फाइनेंस लीज मतलब एज गुड एज सेल, मतलब लेसी ने एज गुड एज बाई कर दिया है। तो हमने लेसी के एंगल से अकाउंटिंग किया, और उसे उसका फिगर फाइंड किया। तो पहले असेट अकाउंट डेबिट टू लेसर, एज इफ मैंने क्रेडिट पे लिया है, और फिर उस लीज जो लेसर का अमाउंट है, जो लोन अमाउंट है, उस पर हमने एवरी ईयर इंटरेस्ट ऐड किया और पेमेंट किया एवरी ईयर। तो दिस वे इट इज डन। और एसेट पे तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज कर दिया। ओके, आई होप ये अकाउंटिंग समझ गया होगा। हम सब में देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे ज्यादा नहीं पूछा था, यहाँ पे तो उन्हें उन्हें यही चाहिए था 18,55,850, पर मैंने पूरा आगे का अकाउंटिंग भी इसके थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। ओके।
आई होप दिस इज ओके। मैं नेक्स्ट सम पे आता हूं। अब यही चीज हम लेसर के एंगल से देखें कि लेसर कैसे रिकॉर्डिंग करेगा, हम वो देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2 पे आते हैं और लेसर कैसे रिकॉर्ड करेगा हम उस पे आते हैं। अच्छा, प्रकाश लिमिटेड लीज द मशीन टू बादल लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फेयर वैल्यू ऑफ मशीन, असेट का फेयर वैल्यू है 28.3, लीज टर्म 5 years, लीज रेंटल 8 lakhs, GRV guaranteed residual value 1.6, expected residual value 3, internal rate of return 15%। फाइन। ईयर कितने साल का लीज है देखो, 5 years, तो 1 2 3 4 5। और लीज रेंट कितना मिलेगा, लीज रेंट है 8 lakhs एवरी ईयर, तो 8 lakhs 8 lakhs 8 lakhs 8 lakhs और 8 lakhs, ये तो मिलना ही है एवरी ईयर। देखो, इसको कैलकुलेशन करने का तरीका बच्चों ने एफएम में भी सीखा होगा कि हम वो पीवी फैक्टर को ऐड करके भी कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं सिंपल रखने के लिए मैं वो पार्ट पे नहीं जा रहा हूं, मैं खाली सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ। हाँ, तो ये हो गया। फिर ये तो पेमेंट है ही। फिर लेसर को लेसी से क्या मिलेगा, GRV गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना है, दैट इज 1.6, तो ये भी मिलेगा। पर लेसी आई मीन सॉरी लेसर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, लेसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे 3 lakhs मिलेगा। उसको उसे लग रहा है, उसका एक्सपेक्टेशन है कि उसे रेसिडुअल वैल्यू 3 lakhs मिलेगा। तो दैट मीन्स टोटल 3 lakhs उसका एक्सपेक्टेशन है। इसमें से लेसी ने गारंटी दिया कि देख भाई 1.6 तक का तो मैं तुझे दूंगा ही, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो गारंटीड नहीं है, तो वो अनगारंटीड वैल्यू है। मीनिंग सपोज अगर वैल्यू 0 हो गया, तो चलो कल जाके 5 साल के बाद जाके वैल्यू 0 हो गया, ओके, लेसी ने बहुत खराब यूज किया और वो उसका एसेट वैल्यू 0 हो गया, तो अब क्या होगा, अब लेसी तो 1.6 ही देगा, तो वो गारंटीड है, बाकी 1.4 गारंटीड नहीं है। पर लेसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे 1.4 भी मिलेगा मार्केट से। इन शॉर्ट वो पूरा 3 लाख रिकवर करेगा, ऐसा उसका एक्सपेक्टेशन है। तो इसे हम बोलते हैं UGRV, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ओके, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अब इसे हम पीवी फैक्टर से डिस्काउंट करेंगे, जो कि क्वेश्चन में देके रखा है। 15% फैक्टर्स भी दे दिया है, 0.8696, लास्ट लाइन में देखो क्वेश्चन में 0.7561, 0.6575, 0.5718 एंड 0.4972। यहाँ पे भी 0.4972 आएगा। देखो ध्यान रखना, हम जब लेसी के बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं, हम जब लेसी के बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं तो वी डोंट कंसिडर UGRV। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि लेसी ने गारंटी नहीं दिया UGRV का। और अगर हम यही चीज लेसर के एंगल से करते हैं तो लेसर लेसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे मिलेगा, लेसी नहीं देगा तो बाहर से मिलेगा, मार्केट से मिलेगा। तो इसलिए ये UGRV का डिफरेंस है, ध्यान रखना। लेसी के बुक्स में भी हम खाली वी ओनली कंसिडर GRV, लेकिन लेसर के बुक्स में भी कंसिडर GRV प्लस UGRV। इन शॉर्ट वी कंसिडर एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू। चलो, अब इसको हम डिस्काउंटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। ओके, ये आई थिंक मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल है, तो मैं सोल्यूशन देख के ही ले लेता हूँ यहाँ से स्ट्रेट अवे। उन्हें कितना आया है, 28,30,000, 28,30,920, ये उसका प्रेजेंट वैल्यू। ओके, प्रेजेंट वैल्यू डेफिनेटली सबको आता है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और बाद में ऐड कर दो। और ये अमाउंट कितना है देखो, 8 5 40 एंड 3 43 lakhs, ये है हमारा 43 lakhs। ओके, पहले फाइन। थोड़ा सा एक दो टेक्निकल वर्ड समझ लेते हैं, एग्जाम में काफी बार ये पूछते हैं। ये क्या होता है, 43 लाख जो एब्सोल्यूट अमाउंट मिल रहा है, जो एब्सोल्यूट अमाउंट मिल रहा है उसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू आया है इसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, नेट नेट इन्वेस्टमेंट। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। आई रिपीट, दोनों के जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। फाइनेंस इनकम मतलब इंटरेस्ट, ये जो बीच का गैप है वो इंटरेस्ट ही तो होता है। हम जब किसी नंबर को डिस्काउंट करते हैं, जो बीच में जो डिफरेंस आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 लाख रुपीज मिलने वाला है, मैंने उसे डिस्काउंट, वो मिलेगा 1 साल बाद, मैंने उसे डिस्काउंट किया, तो डिस्काउंट करके वैल्यू आ गया 90,000। तो जो डिफरेंस है 1 लाख और 90,000 का डिफरेंस 10,000, वो क्या, उसको क्या बोलोगे, दैट इज इंटरेस्ट ओनली। तो इन शॉर्ट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो 43 lakhs माइनस 28,30,920, ये जो डिफरेंस आएगा
43 lakhs minus 28 lakh 30,920, इसे हम बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ऑफन एग्जाम में इतना ही पूछते हैं कि फाइंड द अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, फाइंड द अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन का स्कोप है। मैं एंट्रीज में बाद में आता हूँ, पहले एक समझ लो कि कंफ्यूजन का स्कोप है। जैसे कि मैंने तुम्हें क्या बताया कि हम अगर लेसी के बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं, लेसी के बुक्स में, तो हमें यूजीआरबी नहीं लेना है, और अगर हम लेसर के बुक्स में करते हैं तो हमें यूजीआरबी लेना है, हमें यूजीआरबी लेना है। तो दिस वे वी प्रोसीड, करेक्ट। तो ये पॉइंट समझो, ये पॉइंट समझो कि समझो जैसे एग्जाम में आया ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आया। अब इसमें बच्चे काफी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बोला सर क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं है कि हमें लेसर के पॉइंट से देखना है कि लेसी के पॉइंट से। देखो हम क्वेश्चन अगर रीड करेंगे ना, तो कहीं भी नहीं लिखा है कि लेसी के पॉइंट से देखना है कि लेसर के पॉइंट से। पर देन पूछा क्या है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, इनकम मतलब इनकम किसके लिए, इंटरेस्ट इनकम किसके लिए होता है, लेसर के लिए होता है। दैट मीन्स यू हैव टू थिंक फ्रॉम लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप ये पॉइंट समझा। हमें लेसर के पॉइंट से सोचना है, क्योंकि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है ना, तो इनकम तो लेसर के पॉइंट से ही होगा। तो हमें यूजीआरबी लेना है, हमें यूजीआरबी लेना है। फाइन। तो चलो, तो ये पार्ट भी सबको आई होप क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू फाइंड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो जैसे जैसे टाइम पास होगा आगे, जैसे जैसे ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 क्रॉस होगा, तो हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट को ऑन करेंगे, इसलिए इट इज कॉल्ड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। फाइन। अब हमने उसका ये वैल्यू फाइंड कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लिया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, मतलब ये फिगर पे, ये वैल्यू पे हम एसेट को बेचेंगे इन द बुक्स ऑफ लेसर, इन द बुक्स ऑफ लेसर। वो ये फिगर पे खरीदेगा। देखो इसका फेयर वैल्यू भी देखना, तो फेयर वैल्यू 28.3 है, फेयर वैल्यू 28.3 है। चलो, तो अगर मैं ये करते हैं, तो ये वही बात 28,30,000 मतलब यही है। तो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 28,30,000। ओके, तो हमारा कैलकुलेशन राइट है। आगे जाते हैं। अब सेकंड टेबल हम सेम थिंग, हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, लीज रेंट का जो पेमेंट होगा, या हमारे हमारे लिए रिसीव लेसर के बुक्स में हम, एंड क्लोजिंग। ईयर 1 वैल्यू क्या है, 28,30,000। अगर मैं लैक्स में लेता हूं तो 28,30,000। अब उस पर इंटरेस्ट ड्यू करना है कितना, 15%। करेक्ट, डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% है, यस। 28,30,000 का 15%, तो जो आ रहा है 4.245। और लीज रेंट क्या था एवरी ईयर, 8 lakhs। लीज रेंट है 8 lakhs। तो 28.3 प्लस 4.245 प्लस, सॉरी, माइनस 8 lakhs। इंटरेस्ट ऐड होगा लेकिन लीज रेंट तो माइनस होगा। पेमेंट हो रहा है, लीज रेंट मतलब पेमेंट, 24.545, ये वैल्यू हो गया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर 24.545। फिर इस फिगर पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे विच इज 15%, दैट इज 3.682 ले लेते हैं, 3.682। और पेमेंट 8 होगा, तो 24.545 प्लस 3.682 माइनस 8, तो ये हो गया 20.227। थर्ड ईयर 20.227। अगेन इस पे हम 15% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे विच कम्स टू 3.034। और 8 का पेमेंट माइनस करेंगे, प्लस 3.034 माइनस 8, 15.261। फोर्थ ईयर, टोटल कितने ईयर्स है, 5 ईयर्स है। 15.261 और उस पे इंटरेस्ट 15%, 2.289। 8 का पेमेंट 15.261 प्लस 2.289 माइनस 8, 9.55। और फाइनली 9.55। और हमारा ये देखिए क्लोजिंग तो नील होना चाहिए ना लास्ट ईयर, एट द एंड तो सब कुछ सेटल हो जाना चाहिए। और पेमेंट कितना एक्सपेक्ट लास्ट ईयर का, 9 + 3 12, सॉरी 8 + 3 11। तो 11 का है, तो मैं ऐसे बैलेंसिंग ले लूंगा, -11, 1.45। दैट्स इट। तो ये इंटरेस्ट भी मिल गया। एट द मोस्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एवरी ईयर। अब मैं एंट्री में फटाफट आ जाता हूँ। एंट्री हमने जो लेसी के बुक्स में किया था वही करना है, पर उसका उल्टा होगा। देखो सबसे पहले लॉजिकली लेसर ने एसेट उसको बेचा है, तो एंट्री हम लेसर के बुक्स में ध्यान रखना, इन द बुक्स ऑफ लेसर। तो लेसर, सॉरी लेसी अकाउंट डेबिट, कितना वैल्यू था, 28,30,000। फेयर वैल्यू पे 28,30,000 टू असेट।
28,30,000। अब क्वेश्चन में वैल्यू दिया नहीं है कि लेसर ने अभी परचेज किया है कि उसके पास पहले से था। तो अगर मैं बोलूंगा कि चलो लेसर ने अभी परचेज किया है, सपोज मैं बोलता हूँ लेसर ने अभी परचेज किया है, तो एक और एंट्री आ जाएगा, तो एक और एंट्री आ जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आज परचेज करेगा तो आज के फेयर वैल्यू पे करेगा, और अगर उसके पास पहले से पड़ा होगा सपोज एसेट, तो फर्स्ट एंट्री नहीं पास होगा, और सेकेंड एंट्री में फिर इन दैट केस हम यहाँ पे उसका बुक वैल्यू लिखेंगे, और जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार साइड में एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एसेट लेसर के पास ऑलरेडी एसेट था, और उसके बुक्स में उस एसेट का वैल्यू सपोज 26 लाख दिख रहा है, तो इन दैट केस ये वाला एंट्री कैसे पास होगा? लेसी अकाउंट डेबिट 28.3 टू असेट आएगा 26 लाख, और जो डिफरेंस है 2.3 वो हो जाएगा पीएनएल। ओके, अगर लेसर के पास ऑलरेडी बुक्स पड़ा हुआ एसेट है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे कि एसेट उसने खरीदा होगा, तो पहला एंट्री एसेट टू बैंक, और फिर वो लेसी को एसेट दे देगा, लेसी टू एसेट दे देगा, मतलब सेल करेगा लेसी टू एसेट। फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट इसके लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ? लेसर के लिए इट इज इनकम, तो क्रेडिट होगा। तो लेसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का अमाउंट हमारे पास है यहाँ पे 4.254 245, सॉरी 4.245। फिर लेसर को पैसे मिलेंगे, लीज रेंट, दैट इज दिस 8 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसे आ रहे, टू लेसी 8। फिर इंटरेस्ट जो कि इनकम है उसे पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, इट इज नॉमिनल, वहां पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट कर दो, इंटरेस्ट टू पीएनएल 4.245। और ध्यान रखना, क्या लेसर डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसने तो एसेट बेच दिया, वो क्यों करेगा एंट्री पास? उसने तो एसेट बेच दिया, तो एसेट अब किसके पास है? एसेट अब ये है लेसी के पास, तो लेसी पास करेगा डेप्रिसिएशन का एंट्री एंड नॉट लेसर। तो दैट्स इट। दिस वे हमने ये भी सीख लिया कि लेसर के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होता है। फाइन, आई होप वी आर ओके विद दिस थिंग। लेसी और लेसर के बुक्स में हमने अकाउंटिंग देख लिया है। अब मैं तुम्हें ये समझाता हूँ। हाँ, ये हो गया। तो हमने ये दो पॉइंट कवर कर लिए यहाँ पे, लेसी के बुक्स का अकाउंटिंग इन केस ऑफ फाइनेंस लीज, एंड लेसी के बुक्स में अकाउंटिंग इन केस ऑफ फाइनेंस लीज, ये दो हमने देखा। अब मैं आता हूं ऑपरेटिंग लीज में, कि अगर ऑपरेटिंग लीज है तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा? अगर ऑपरेटिंग लीज है तो उसका रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, अब उस पर आते हैं। चलो, अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसमें बहुत सिंपल एग्जांपल है। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो उसका रिकॉर्डिंग किस तरीके से किया जाता है वो समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग लीज का एग्जांपल, सपोज मिस्टर ए एक लेसर है, उसने एसेट मिस्टर बी जो कि लेसी है उसे दिया, और मिस्टर बी उसे कितना पे करेगा एवरी ईयर? से से वो पे करेगा ईयर वन में से 10,000, ईयर टू में 15,000, ईयर थ्री में 16,000, एंड से ईयर फोर में, या मैं 3 ईयर्स ही रखता हूं, इस तरीके से वो पे करेगा। ओके, 10,000, 15,000, और इससे मैं 17 कर देता हूँ, 17,000, चलो, ये इस तरीके से पेमेंट करेगा, और ये ऑपरेटिंग लीज है, ये है ऑपरेटिंग लीज। तो अब इसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा? इन द बुक्स ऑफ लेसर समझ लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ लेसर, लेसर इसका एंट्री किस तरीके से करेगा? देखो, अब तो ये रेंट में दिया है ना, अब तो ये रेंट में दिया, बेचा नहीं है। फाइनेंस लीज में मैंने क्या बोला था? फाइनेंस लीज में लेस, हमें ये मानना है कि एज इफ लेसर ने लेसी को एसेट बेच दिया है, पर ये तो ऑपरेटिंग लीज है, बेचा नहीं है, तो एसेट किसके बुक्स में दिखेगा? लेसर के बुक्स में। डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? लेसर चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन भी लेसर चार्ज करेगा। ओके, और लेसी के लिए तो ये प्योर रेंटल अग्रीमेंट है, प्योर रेंटल अग्रीमेंट। तो चलो मैं लेसी के बुक्स की एंट्री समझाता हूँ पहले। हम ईयर वन पे आते हैं, ईयर वन में लेसी, अब लेसी कितना पे कर रहा है? 10,000, 15,000, 17,000। तो अभी हमें इसका एंट्री करना है, तो एंट्री कैसे होगा? फर्स्ट एंट्री, उसके लिए तो ये एक्सपेंस है, तो लीज रेंट अकाउंट डेबिट, और पैसा लेसर को पे करना है, तो लेसर बिकम्स अ क्रेडिटर, लीज रेंट टू लेसर, नॉर्मल एंट्री है। लीज रेंट टू डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और लेसर क्रेडिट हो जाएगा, वो उसका क्रेडिटर बन जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट क्या आएगा? तो देखो, इसमें अमाउंट क्या आएगा तो वो एक बार समझ लेते हैं। उसका रूल क्या है, देखें जरा। देखो ये है,
हाँ, तो अब इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, लेसी के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होता है? रिकग्नाइज लीज रेंट एक्सपेंस कैसे रिकग्नाइज करना है? ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, स्टैंडर्ड बोलता है स्ट्रेट लाइन बेसिस में रिकॉर्ड करो, और अदर सिस्टमैटिक बेसिस इफ दैट रिप्रेजेंट्स द पैटर्न ऑफ यूसेज ऑफ एसेट। मतलब ऑपरेटिंग लीज में हमें कैसे रिकॉर्ड करना है? हमें रिकॉर्ड करना है स्ट्रेट लाइन बेसिस में, या तो एनी अदर सिस्टमैटिक बेसिस इफ दैट रिप्रेजेंट्स द यूसेज ऑफ एसेट। तो अब इस केस में आ जाते हैं हम, देखो इस केस में क्या है, 1 सेकेंड, हाँ, ऐसे इरेज कर देता हूं सारा। हाँ, तो देखो, तो इस केस में क्या हो रहा है, लेसी के एंगल से सोचेंगे, तो अब मुझे उसके बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करना है? तो क्या मैं 10,000 लीज रेंट डेबिट कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे, क्या मैं लीज रेंट 10,000 बता सकता हूँ? तो नहीं, इट कैन नॉट बी शोन एज 10,000। स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड बोल रहा है यू हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, या तो एनी अदर बेसिस इफ दैट इज मोर सुटेबल, इफ दैट इज मोर सुटेबल, तो उस बेसिस में। पर अब यहाँ पे हमें पता नहीं है, कुछ सुटेबल बेसिस दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम फॉलो करेंगे स्ट्रेट लाइन। तो हम फॉलो करेंगे स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन का मतलब देखो, लीज रेंट टू बी recognized, लीज रेंट टू बी recognized इज इक्वल टू कितना? 10,000 प्लस 15,000 प्लस 17,000 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 15,000 प्लस 17,000 डिवाइड बाई 3, तो वो आया 14,000। एंड दिस इज द लीज रेंट विच विल बी रिकॉर्डेड। हमें 14,000 एक्सपेंस बताना है एवरी ईयर। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। हमें उसे स्ट्रेट लाइनिंग करना होता है। वी कैन नॉट शो एक्चुअल पेमेंट एज लीज रेंट। हम जो एक्चुअली पे कर रहे हैं वो लीज रेंट हम नहीं बता सकते। ओके है? और लेकिन पेमेंट तो लेसर को हम 10,000 ही करेंगे ना, हम पेमेंट तो 10,000 ही करेंगे। पेमेंट थोड़ी ज्यादा होगा, जो हमने डिस्कस किया था, जो हमने, जो लेसी ने लेसर के साथ अग्रीमेंट में डिसाइड किया होगा वही अमाउंट पे होगा। तो पेमेंट तो 10,000 ही करना है, पेमेंट 10,000 ही होगा। तो अब जो डिफरेंस आया, जो डिफरेंस आया वो कहाँ पे जाएगा? तो वो जाएगा, अब उसके लिए कोई, उसके लिए हम लीज सस्पेंस भी लिख सकते हैं, या और कोई सुटेबल वर्डिंग रहा तो वो भी चलेगा। ओके, प्रीपेड लीज रेंट या जो भी है, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग, पर बेटर है लीज सस्पेंस लिख दो, लीज सस्पेंस वर्ड। ओके, हाँ, पर ये जो लीज सस्पेंस वर्ड है, ये नॉमेनक्लेचर जो है, ये स्टैंडर्ड ने डिसाइड नहीं किया, स्टैंडर्ड ने नहीं बताया। तो इसीलिए दैट इज द रीजन कि और कोई वर्डिंग्स भी लिखोगे तो चलता है, विच इज सिमिलर टू दिस। या लीज इक्वलाइजेशन भी लिख सकते हो। लीज इक्वलाइजेशन इंस्टेड ऑफ सस्पेंस, हमें सस्पेंस नहीं लिखना है, लीज सस्पेंस भी चलेगा, लीज इक्वलाइजेशन भी चलेगा। ओके, हमारे आईसीआई के मॉड्यूल में इक्वलाइजेशन वर्ड है, तो मैं भी वो यूज करूंगा। चलो आ जाओ, फर्स्ट ईयर ओवर, आई होप सबको समझा ये। अब पेमेंट कर दो, अब पेमेंट कर दो। तो पेमेंट का एंट्री, पेमेंट का एंट्री होगा लेसर टू बैंक। पेमेंट कितना करोगे? पेमेंट तो 10,000 ही होगा ना, जो हमने डिसाइड किया था, पेमेंट तो वही होगा। ईयर वन डन। अब हम ईयर टू पे आते हैं, अब हम ईयर टू पे आते हैं। सेम, अब ईयर टू में हमें लीज रेंट फिर से सेम होगा ना, हमें लीज रेंट डेबिट करना है। क्यों लीज रेंट डेबिट? लीज रेंट डेबिट करना है क्योंकि हमारे लिए खर्च है। लीज रेंट डेबिट करना है क्योंकि हमारे लिए वो एक्सपेंस है। तो लीज रेंट अकाउंट डेबिट कितना? 14,000। ध्यान रखना, लीज रेंट तो ऑलवेज इतना ही डेबिट होगा, इक्वलाइज करके। जो स्ट्रेट लाइनिंग वाला मेथड है वही अप्लाई होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ने यही हमें गाइडेंस गाइडेंस दिया है। तो लीज रेंट डेबिट 14,000, लेकिन पेमेंट तो लेसर को कितना पे करोगे? क्या हम 14,000 पे करेंगे? नहीं, हम इस बार 15,000 पे करेंगे, जो डिसाइड अमाउंट है। तो ये तो टैली नहीं हुआ, तो जो डिफरेंस है डेबिट 1,000, वो क्या करेंगे? जो डिफरेंस आ रहा है उसे लीज इक्वलाइजेशन, लीज इक्वलाइजेशन। ओके, फिर पेमेंट कर देंगे। पेमेंट तो फिक्स है, जो डिसाइडेड है, लेसर टू बैंक, लेसर टू बैंक अमाउंट 15,000। दिस वे ईयर टू भी हो गया है। अब हम ईयर थ्री पे आते हैं। ईयर थ्री, ईयर थ्री में सेम हम करेंगे, फर्स्ट एंट्री लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू लेसर। लीज रेंट डेबिट कितना होगा? 14,000। जो एक्सपेंस है, जो एसएलएम करके आया वही डेबिट होगा। ओके, लीज रेंट डेबिट 15,000, 14,000 ही होगा।
पर हमें पेमेंट कितना करना है ईयर 3 में? पेमेंट तो हमें 17,000 करना है। तो चलो, तो लेसर को हम 17,000 कर देंगे, और जो डिफरेंस है 3,000 वो क्या होगा? वो होगा लीज इक्वलाइजेशन। लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट। लीज सस्पेंस लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, लीज इक्वलाइजेशन। फिर पेमेंट लेसर टू बैंक। तो दिस वे हमारा 3 इयर्स ओवर हो गया। लेसर टू बैंक 17,000। ओके। और एक बार जरा लीज इक्वलाइजेशन को देखना, एक बार जरा लीज इक्वलाइजेशन हेड को देखना क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे लीज इक्वलाइजेशन क्रेडिट 4,000 है, यहाँ पे डेबिट 1,000 है, और यहाँ पे डेबिट 3,000। तो दिस वे हमारा जो लीज इक्वलाइजेशन हेड है वो कैंसिल हो जाएगा। लीज इक्वलाइजेशन हेड जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आई होप दिस इज ओके। फाइन। और लेसर के बुक्स में सेम एंट्री करना है, उल्टा ही करना है, खाली सेम एंट्री। लेसर के लिए इट इज इनकम। मैं एक ईयर बता देता हूं। लेसर के लिए इनकम है, तो हम रेंट को क्रेडिट करेंगे, लीज रेंट को हम क्रेडिट करेंगे 14,000। और लेसी से पैसा लेना है, तो लेसी हमारा डेटर बन जाएगा। और पैसा कितना लेना था फर्स्ट ईयर में? 10,000। और डिफरेंस क्या होगा? 4,000। वो हो जाएगा लीज इक्वलाइजेशन। फिर पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी। कितना? 10,000। पैसे तो वही आएंगे जो अग्रीड अमाउंट है। ईयर 2 एंड ईयर 3 फिर सेम। आई होप ये तुम कर पाओगे। सेम ही करना है, देखो खाली उल्टा एंट्री करना है, उल्टा एंट्री करना है। फाइन। एंड लीज एंड हमारे लिए इनकम, इनकम या एक्सपेंस होता है, तो ये पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा एवरी ईयर। लीज रेंट इनकम या एक्सपेंस होगा तो वो एवरी ईयर पीएनएल में ट्रांसफर होगा। तो उसका एक सेपरेट एंट्री पास कर देना होता है। अगर मैं लेसी के बुक्स में हूं तो पीएनएल टू लीज रेंट, पीएनएल टू लीज रेंट। आई होप ये ओके है। फाइन। चलो, तो हमने ये कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। तो हमारा अकाउंटिंग में ये पार्ट हो गया पूरा सेम। लेसी के, लेसर के बुक्स में भी सेम ही हमने देखा, और लेसी के बुक्स में भी सेम है। तो ये पार्ट भी हमारा हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हम जब डिस्काउंटिंग रेट यूज करते हैं, डिस्काउंटिंग रेट जो हमने सम्स में किया, हमने जो डिस्काउंटिंग रेट यूज किया, तो उसमें डिस्काउंटिंग रेट कौन सा लिया जाता है? तो हम जब लेसर के बुक्स में करते हैं तो लेसर का आईआरआर, आईआरआर, आईआरआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वो एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पे लेसर का पीवी ऑफ इनफ्लो और पीवी ऑफ आउटफ्लो सेम होगा। आईआरआर एक ऐसा रेट होता है जहां पे लेसर का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो सेम होगा। मतलब समझो मैं अगर लेसर हूं, मैंने 10 लाख में एसेट खरीदा। ओके, मैंने 10 लाख में एसेट खरीदा और मैंने उसे लीज पे दिया, और लेसी जो है वो मुझे एवरी ईयर 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके पे कर रहा है। एवरी ईयर वो मुझे 2 लाख 2 लाख करके पे कर रहा है। तो सपोज 7 इयर्स का लीज है सपोज, तो 14 लाख टोटल पे करेगा। तो वो जो 2 2 लाख का पेमेंट मुझे मिल रहा है, तो वो जिस रेट पे, मुझे एक ऐसा रेट ढूंढना है कि जिस रेट पे वो हम डिस्काउंटिंग करेंगे तो वो 10 लाख हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 10 लाख है, क्योंकि मैंने मशीन 10 लाख में खरीदा है, और मेरा इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 10 लाख। तो जिस रेट पे वो इक्वल होगा उसको बोलते हैं आईआरआर। सपोज अगर 12% पे इक्वल हो गया, तो वो 12% मेरा आईआरआर। और लेसी के बुक्स में फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि लेसर का आईआरआर जो है वही यूज किया जाए। पर अगर इन केस वो रेट अवेलेबल नहीं है, या फॉर सम रीजन डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम लेसर का आईआरआर नहीं फाइंड कर सकते, या नहीं मिलेगा हमें लेसी को, तो लेसी, तो हमें लेसी का इंक्रीमेंटल रेट यूज करना है। इफ लेसर्स आईआरआर नॉट अवेलेबल, देन लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट मतलब जो रेट से लेसी किसी और बंदे से, किसी और बंदे से एसेट ले सके, लेगा लीज पे, वो रेट, या वो रेट जो चार्ज करे, या बैंक का रेट। सिंपल बोल दो कि अगर मैं लेसी हूं और मैं बैंक में जाता हूं लोन लेने, तो मुझे जिस रेट पे लोन मिलता है हम वो भी बोल सकते हैं, वो भी हमारा, वो हमारा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट होता है। आई होप ये भी ओके है। फाइन। फिर इसमें अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल एंड लीज बैक। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, पर ये कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अब मैं एक इंपॉर्टेंट सम पे आता हूँ। एक इंपॉर्टेंट सम ले लेते हैं, और सेल एंड लीज बैक का मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आ जाओ। ये ऑपरेटिंग लीज से कनेक्टेड एक सम ले लेता हूँ, ऑपरेटिंग लीज से कनेक्टेड। हाँ, क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। A machine was given on 3 years operating lease by a dealer to the machine
by dealer of the machine for equal annual lease rent to yield 30% profit margin. 30% profit margin उसे कवर करना है on cost of 1,50,000. Economic life of the machine is 5 years and output from the machine are, output क्या है? First year 40,000, next year 50, 60, 80 and 70 units consecutively for 5 years. Straight line depreciation in proportion of output is considered appropriate. Compute the following. हमें क्या फाइंड करना है? एनुअल लीज रेंट फाइंड करना है और लीज रेंट इनकम टू बी रिकग्नाइज्ड इन ईच ऑपरेटिंग ईयर एंड डेप्रिसिएशन फॉर 3 years ऑफ लीज. चलो हमें ये सब चीजें फाइंड करनी है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फाइंड करना है एनुअल लीज रेंट. हम क्या लीज रेंट पे करने वाले हैं वो. तो क्वेश्चन में क्या लिखा था? अ मशीन वाज गिवन ऑन 3 years ऑपरेटिंग लीज बाय अ डीलर ऑफ द मशीन फॉर इक्वल एनुअल लीज रेंटल. फॉर इक्वल एनुअल लीज रेंटल मतलब जो लीज रेंट होगा वो इक्वली चार्ज करना है. वो इक्वली चार्ज करना है. इक्वल अमाउंट होगा जो भी अमाउंट होगा. चलो देखते हैं. सबसे पहले उसे प्रॉफिट कितना लिखा है. देखो टू यील्ड 30% प्रॉफिट मार्जिन. लेसर इस तरीके से दे रहा है कि उसे 30% प्रॉफिट मिल जाए ऑन कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,50,000. ऑन कॉस्ट ऑफ 1,50,000. तो दैट मीन्स टोटल लीज रेंट कितना होगा. टोटल लीज रेंट होगा, देखो एसेट का कॉस्ट क्या है 1,50,000. तो उस 1,50,000 पे उसे 30% प्रॉफिट रिकवर करना है. उस लीज रेंट पे 30% प्रॉफिट. तो 1,50,000 प्लस 30% करेंगे तो आता है 1,95,000. तो उसे टोटल 1,95,000 अर्न करना है. टोटल 1,95,000 उसे अर्न करना है. अच्छा ये ऑपरेटिंग लीज है, ध्यान रखना ये फाइनेंस लीज नहीं है. टोटल 1,50,000 अर्न करना है. पर क्या ये 1,50,000 प्लस 30% आई मीन 1,95,000 उसे अर्न करना है टोटल. पर क्या वो 195 पूरा का पूरा अमाउंट वो लेसी से रिकवर करेगा? नहीं. ये लीज रेंट जो है, ये लीज रेंट, ये जो लीज है, क्या ये लीज कितने इयर्स का है? ये लीज जो है वो 3 years का लीज है. ये जो लीज है वो 3 years का लीज है और एसेट का लाइफ 5 years है. तो लीज तो 3 years के लिए है. तो 3 years में हमारा आउटपुट क्या होगा? देखो 40, 50, 60, 40, 50, 60, 40,000, 50,000, 60,000 ये हमारा आउटपुट होगा. और डिवाइड बाय टोटल. टोटल आउटपुट कितना है? 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 एंड 70,000. राइट है. 80, 70,000 ये टोटल है. तो दैट मीन्स 1,95,000 जो है हम इसे प्रपोर्शन में लेंगे ना. हमें थोड़ी पूरा का पूरा अमाउंट लेसी से रिकवर करना है. क्यों? क्योंकि ये तो 3 years के लिए दिया है. वो एसेट आगे भी किसी और से भी रेंट पे लेंगे तो उससे भी तो रिकवर करेंगे. इससे तो हमें 3 years का रिकवर करना है. हाँ टोटल हमें 195 चाहिए. तो 40, 50, 60 ये हो गया 1,50,000. और ये कितना है? 40, 50, 60, 80, 70. तो 60 तो 3 lakhs हो गया. दैट मीन्स 50% ऑफ द आउटपुट इस ये लेसी से रिकवर, लेसी प्रोड्यूस करेगा, उसको यूज करेगा. तो हम उसे रेंट भी 50% ही चार्ज करेंगे. हाफ 97 फाइन. तो ये रेंट चार्ज होगा. ओके. देखो अगर इसमें कुछ जरा भी कंफ्यूजन तो मैं अलग वे से लिखता हूं कि अगर मेरा आउटपुट, अगर मेरा आउटपुट 3 लाख यूनिट्स है तो टोटल वैल्यू मुझे 1,95,000 रिकवर करना है. तो अगर आउटपुट 1,50,000 है तो कितना रिकवर करना है? तो हाफ, दैट इज 97,500. तो इतना अमाउंट हमें रिकवर करना है. इतना अमाउंट हमें रिकवर करना है प्रेजेंट लेसी से. और क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इक्वल लीज रेंट, देखो यहाँ पे लिखा था क्लियरली इक्वल लीज रेंट मतलब लेसी इक्वली पे करेगा. जो भी अमाउंट डिसाइड होगा वो इक्वल पे करेगा. तो लीज रेंट पर एनम, लीज रेंट पर एनम इज इक्वल टू 97,500 डिवाइड बाई 3. तो एवरी ईयर वो 32,500 पे करेगा. तो ये हो गया लीज रेंट. देखिए अंडरस्टैंड वन थिंग, जब तुम ये सम करोगे लेसी के पॉइंट से, हम आई मीन जो भी है लेसी या लेसन, हम जो सम करेंगे तो तुम्हें दो चीज समझना है. एक होता है लीज रेंट का पेमेंट, कि पेमेंट कैसे करना है, और दूसरा होता है लीज रेंट का एक्सपेंस, कि उसे चार्ज कितना करना है. तो दीज आर टू सेपरेट थिंग्स. मैं रिपीट कर रहा हूँ. लीज रेंट डेबिट या क्रेडिट कितना होगा, लेसी कितना डेबिट करेगा, लेसर कितना क्रेडिट करेगा, दैट इज वन थिंग. मतलब लीज रेंट कितना इनकम या एक्सपेंस दिखाना है, दैट इज वन थिंग. एंड पेमेंट कितना होगा, दैट इज अनदर थिंग. मैंने प्रीवियस एग्जांपल सिखाया था, उसमें एवरेज आउट करके 14,000 आया था. तो दैट वाज द लीज रेंट टू बी रिकग्नाइज्ड. और पेमेंट तो अलग हो रहा था, 10,000, 15,000, 17,000 जो भी था वो. तो ध्यान रखना पेमेंट अलग होता है और एक्सपेंस इनकम कितना दिखाना है वो अलग होता है.
तो ये हमने क्या फाइंड किया, ये हमने एक्चुअल लीज रेंट फाइंड किया कि एनुअली लीज रेंट कितना पे होगा, तो लेसी लेसर को एनुअली लीज रेंट 3,500 पे करेगा। ओके विद दिस पार्ट। सेकंड ये पार्ट हो गया। सेकंड, लीज रेंट इनकम टू बी रिकग्नाइज, देखो अभी ये लिखा है इनकम टू बी रिकग्नाइज इन ईच ऑपरेटिंग ईयर, दैट मींस लेसर कितना इनकम दिखाएगा, अभी हमें वो बताना है। लेसर कितना इनकम दिखाएगा वो दिखाना है। तो सिंपल है, देखो लेसर कितना इनकम दिखाएगा उस पे आते हैं। तो तो हमने अभी रूल पढ़ा था कि इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज कितना इनकम दिखाया जाता है, लीज रेंट कितना इनकम दिखेगा ऑन, दो पॉसिबिलिटी है, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑप्शन वन स्ट्रेट लाइन, या तो एनी अदर बेसिस, अगर वो प्रॉपर है, वो उससे पता चलता है कि एसेट का यूज कैसे किया जा रहा है, तो वो बेसिस लिया जाएगा। तो ये सब में हम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे क्या और कोई बेसिस में देखेंगे, क्या हमारे पास और कोई बेसिस है, तो है हमारे पास आउटपुट है, देखो आउटपुट है, ये आउटपुट का रेशियो है 40,000 50,000 60,000, हमारे पास दूसरा बेसिस है, तो विल शो इनकम इन दिस रेशियो, इन दिस रेशियो विल शो। तो देखो यहां पे मैं बताता हूं, हेडिंग लीज रेंट इनकम टू बी रिकग्नाइज्ड, लीज रेंट इनकम टू बी रिकग्नाइज्ड, हमें इनकम कितना दिखाना है, क्योंकि इनकम दिखाने एक अलग चीज होता है और पेमेंट एक अलग चीज होता है। ईयर 1 2 3 3 ईयर्स के लीज पे है। अच्छा, वो 3 ईयर्स में आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा फर्स्ट 3 ईयर्स में, 40,000 50,000 एंड 60,000, तो टोटल 1,50,000 हो गया, इतना आउटपुट प्रोड्यूस होगा। और लेसर लेसी से कितना लीज रेंट दिखाने वाला है, चार्ज करने वाला है, आई मीन 97,500, टोटल लीज रेंट तो यही है 97,500, 97,500 लीज रेंट है। अब इसे हम एलोकेट कैसे करेंगे, तीनों ईयर में डिवाइड कैसे करेंगे, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो स्ट्रेट डिवाइड बाय 3, पर स्टैंडर्ड ने एक और चीज दिखाई, या तो स्ट्रेट लाइन और एनी अदर बेसिस इफ अवेलेबल, तो इसमें है हमारे पास, हम आउटपुट के रेशियो में दिखाएंगे, दैट इज ये रेशियो 4:5:6। सिंपल बोलूं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 1,50,000 पे 97,500, तो 40,000 पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 40,000 इंटू 97,500 डिवाइड बाई 1,50,000, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, या फिर 4:5:6 के रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हो। तो मैं रेशियो ले लेता हूँ 4 5 6, दैट इज टोटल इज 15, तो डिवाइड बाय 15 इंटू 4, तो फर्स्ट ईयर लीज रेंट कितना इनकम दिखेगा 26,000, नेक्स्ट ईयर 32,500 एंड उसके नेक्स्ट ईयर 39,000, तो दिस वे हम लीज रेंट का इनकम दिखाएंगे। ओके, तो ये हो गया, क्वेश्चन में पूछा था लीज रेंट इनकम टू बी रिकग्नाइज्ड, यही पूछा था, तो ये मिल गया। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स ऑफ लीज। ओके, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा वो देखना है। डेप्रिसिएशन तो चलो उसका स्टेटमेंट बनाते हैं। डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा, ऑब्वियसली लेसर। ओके, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ईयर, क्वेश्चन में 3 साल का ही पूछा है, 3 साल का पूछा है, पर मैं एक बार के लिए 5 ईयर लिख देता हूँ, पर पूछा 3 साल का है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या तरीका होता है, डेप्रिसिएशन या तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हैं, या तो हम रिड्यूसिंग बैलेंस से करते हैं, या तो कोई और कोई मेथड है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, विच बेसिकली शोज द पैटर्न ऑफ यूसेज ऑफ एसेट। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट है कि इस एसेट से इस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उस रेशियो में यूज करेंगे, हम उस रेशियो में यूज करेंगे। तो 40,000 50,000 60,000 80,000 और 70,000, तो ये टोटल हो गया 3 lakhs। तो इस रेशियो में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, बेसिकली तुम जो भी मेथड यूज करो दैट शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ यूसेज ऑफ असेट, मतलब तुम असेट को किस तरीके से यूज कर रहे हो वो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो मेथड में। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट है, तो हम आउटपुट के रेशियो में लेंगे कि हमारा जो असेट है वो ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। फाइन, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन ये बेसिकली रेशियो ही हो गया ना, 4:5:6:8:7। अब डेप्रिसिएशन कितने पे चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट पे चार्ज होगा 1,50,000। बी केयरफुल, यहाँ पे 195 मत ले लेना विद प्रॉफिट, हमें तो कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है ना। तो 1,50,000 मेरा कॉस्ट है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डिवाइड बाई 30 × 4, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा फर्स्ट ईयर का 25,000 एंड देन 30,000। आगे का करना है तो हम कर सकते हैं, पर क्वेश्चन में खाली ये 3 ईयर्स का ही पूछा है।
क्वेश्चन में 3 इयर्स का पूछा है। दैट्स इट। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस सम। ये सम इंपॉर्टेंट है। एक सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट बाकी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। वो और एक इंपॉर्टेंट सम है क्वेश्चन नंबर 13, वो भी मैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 एंड सेल एंड लीज बैक, ये दो दो चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। दैट मीन 13 एंड 14 नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा। ओके, मीनवाइल ये वीडियो लेक्चर देख के इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करो। ओके, चलो बाय, आई स्टॉप इट ओवर हियर।